गुड आफ्टरनून। आई थिंक अभी आप सभी को मेरी आवाज़ जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर आ रही होगी। अगर आ रही है तो एक बार वाई टाइप करके दीजिए। क्लास की जो है हम शुरुआत करने जा रहे हैं। क्लियर है? गुड आफ्टरनून। एक बार कॉन्फर्मेशन दे दो। अभी तक कॉन्फर्मेशन का मैसेज नहीं देखा मैंने। चलिए, आई थिंक आवाज़ सभी को मेरी आ रही है। देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं, तुम सबको पता है अक्टूबर स्टार्ट हो गया कल। अगर आप तैयारी कर रहे हो आईबीपीएस पीओ की, एग्जामिनेशन आपका सर पर रखा हुआ है। अगर आप तैयारी कर रहे हो आईबीपीएस एसओ की, तो भी एग्जामिनेशन में एक ही महीना रहता है। अभी जो है ना, आपकी प्रिपरेशन का सबसे टिपिकल टाइम चल रहा है। और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, और ये मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहा, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं कि अगर आप लोग अभी भी जग जाएंगे, जगने से मेरा मतलब है पूरी तरह जगना, अगर आप अभी भी जग जाएं तो जो समय बचा हुआ है ना, उसमें आप बहुत वंडर्स कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। आपको बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी आपका टाइम बचा हुआ है ना, उसमें आप 100% एफर्ट दें। मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि जो सुबह 11 बजे का सेशन अब मैंने बनाने शुरू किए हैं सुपर मॉक्स के, वहां पर मैं इस बात का बिल्कुल ध्यान रख रहा हूं कि आप जो है आगे चलकर पीओ के एग्जामिनेशन में या फिर जो है एसओ के एग्जामिनेशन में बैठने वाले हो, तो मैं सारे उन्हीं टॉपिक्स को टच करूंगा आगे आने वाले समय में जो आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट है। तो सबसे पहले तो उसको भी इस क्लास का, इस बैच का पार्ट ही समझकर रेगुलर लगाइएगा। वो एक ऐसा माध्यम है जहां पर आपको 1 घंटे का प्रैक्टिस मिलता है। आप ये भी जानते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में लगभग 40% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है पैसेजेस का रहेगा। ये माना जाता है कि अगर हम पैसेजेस को 80% 90% एक्यूरेसी के साथ अगर सॉल्व कर दें तो हमें एग्जामिनेशन क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। उसका जरिया आपका सुबह 8 बजे का क्लास है। हम लोग जिस वैरायटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं और जिस तरीके के पैसेजेस की लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, वही लैंग्वेज आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के साथ अगर एग्जाम में उतरोगे तो मुझे लगता है कि आप जो है पैसेज में 90% मार्क्स लेकर आओगे, और वो कहीं ना कहीं सुनिश्चित कर देगा कि आप आगे जो है वो बढ़ने वाले हो। तो सीरियस हो जाना, मेहनत करने का समय है। हम जो है पीछे नहीं हट सकते। मैं हमेशा कहता हूं, आपका जो पेड बैच है वो 1 घंटे का नहीं है, आपका पेड बैच 3 घंटे का है। आपको पैरेलली तीनों लेना पड़ेंगे। जो बच्चे बाद में भी इस वीडियो को देखेंगे वो भी समझ लें, अगर आप इसको कभी आगे रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हो तो ये बैच के अलावा सुबह 8 बजे और 11 बजे का क्लास मिलाकर ही जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। क्लियर है? मैंने अभी अभी आप लोगों के लिए एक चीज और मैं बता देता हूं, वर्ब्स के 3 असाइनमेंट्स अपलोड किए हैं। क्लियर है? लिंकिंग वर्ब की आंसर की नहीं है तो मैं चेक करवा लेता हूं। इसके अलावा मैंने कल अनाउंस कर दिया था, अनाउंस क्या किया था, मैं दोबारा अनाउंस कर रहा हूं, एक बार ध्यान से सुन लेना। आप लोगों के लिए डाउट सेशंस जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ये डाउट सेशंस हालांकि मेरी टीम से एक मेंबर लेंगे। उसका रीजन क्या है, मैं चाहता हूं कि इसमें आपके जो भी कंसर्न्स है, सारे के सारे कंसर्न्स जो हैं वो सॉल्व होना शुरू हो जाएं। तो कल जो है, टुमारो, इसका फर्स्ट सेशन लगेगा। इसका पहला सेशन कब लगेगा? कल लगेगा। और ये आपको हर ऑल्टरनेट डे मिलेगा। हम लोग तो क्या करते हैं कि चैप्टर खत्म हो जाता है तब डाउट्स करते हैं, लेकिन ये आपको हर ऑल्टरनेट डे मिलेगा। आप क्या कर सकते हैं, आप इस सेशन को अटेंड कर सकते हैं। जो असाइनमेंट शीट्स हैं आपकी, जो आपको मिली हुई हैं, वहां से आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा डाउट है जो आउटसाइड द असाइनमेंट शीट है, वो भी आप फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जिस टॉपिक का डाउट सेशन लगा हुआ है, डाउट उसी टॉपिक का होना चाहिए। डाउट उसी टॉपिक का होना चाहिए। कल की क्लास में मैं नाउन का जो टॉपिक है उसका डाउट स्टार्ट करवाऊंगा। तो पहला जो हमने दिया हुआ है उसका जो है वो रहने वाला है। इसी सेशन को आगे चलकर जो है हम हर ऑल्टरनेट डे लगाने का प्लान कर रहे हैं, जिससे कि वो बच्चे जो बेसिक से तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मन में उनके रह जाता है, यार मेरे को इस सवाल का जवाब नहीं पता, एक बार पता चल जाता तो बेटर हो जाता, तो उनके लिए जो है इस बात को जो है वो किया जा रहा है। क्लियर है? आप इस बात को समझिए और कर लीजिए। एक मैं आपको गुरु मंत्र और दे दूं, जरा देर हो रही है क्लास को शुरू करने से पहले। अगर आप स्कूल वाली पद्धति पर चलेंगे, स्कूल वाली पद्धति मतलब टीचर ने 50 क्वेश्चन कराए, 50 आपने याद किए, वो 50 ही एग्जाम में पूछ ले गए,
90% आपके नंबर आ गए, आप खुश हो गए, आपने मिठाइयां बंटवा दी। ये कंपटीशन में नहीं चलेगा। कंपटीशन की दुनिया ऐसी होती है कि मान लीजिए आपने पूरा टॉपिक पढ़ा, 100 आपने पढ़े, असाइनमेंट में 75 आपको आए, 25 आपने खुद देखे आंसर की, इससे तब आपको समझ आए। एग्जाम में बैठे 100 क्वेश्चन आए, आप 70 ही कर पाए। ये कंपटीशन होता है, ठीक है, क्योंकि वेरी करता है लेवल। समझ रहे हो ना इस बात को? क्योंकि सिलेबस क्या होता है, वाइड होता है, तो परफेक्शन तो आपका कभी भी नहीं आता। अगर आप परफेक्शन कहते हो ना कि मेरे 100% मार्क्स आ जाएं, वो तो पॉसिबल है नहीं आना, लेकिन हम खुद को जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर करने की हम कोशिश कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो बेहतरी की तरफ बढ़ो। उस स्कूल वाला जो ट्रेडिशन है ना, उसको छोड़ दो साइड में। एक एक सवाल का आंसर आना जरूरी नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या कहा जा रहा है। आज जो है, जो टॉपिक हम चूज करने जा रहे हैं, टॉपिक है हमारा मॉडल्स का। अब मॉडल से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको फिलर्स में, क्लोज टेस्ट में, एरर्स में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में देखने के लिए मिल जाते हैं। मॉडल्स का जो चैप्टर है वो मैं आपको इंपॉर्टेंस के हिसाब से पढ़ाऊंगा, यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉडल्स हैं उनको हम सबसे पहले पढ़ेंगे, और जो लेस इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं उनको हम आगे धीरे धीरे करते हुए पढ़ेंगे। क्लियर है? सबसे पहला जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए टच करने जा रहा हूं मॉडल्स का, वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है, और एग्जामिनेशन में भी आपको ठीक ठाक क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। तो पहला आपके सामने जो मॉडल हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मॉडल है हमारा नीड और डेयर। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं किसको? नीड और डेयर को पढ़ने जा रहे हैं। अब इस बात को समझना, पहले हम कुछ बेसिक्स जो हैं वो समझ लेते हैं। नीड और डेयर जो आपके मॉडल्स होते हैं, कोई भी मॉडल है, मान लीजिए कोई भी मॉडल है XYZ, मॉडल होता क्या है? सबसे पहले आपको यह क्लियर होना चाहिए, जो आपके मॉडल्स होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आते हैं तो आपको पता होगा कि इनके बाद मेन वर्ब आता होगा। अब मेन वर्ब तो आता ही है, आपको यह भी याद रखना है कि इनके साथ जो है आपको वर्ब की बेस फॉर्म लगानी पड़ती है। बेस फॉर्म का क्या मतलब है? बेस फॉर्म का मतलब है कि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, लेकिन उसमें कभी भी एस और ईएस का एडिशन नहीं करेंगे, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी क्यों ना हो। इसको हम क्या बोलते हैं? बेस फॉर्म बोलते हैं। ये हमारा बेसिक है, किसको लेकर? मॉडल्स को लेकर। हमें इस बात को समझना है। अब एग्जामिनेशन में कौन कौन से मॉडल्स आते हैं और कौन कौन से हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, तो इंपॉर्टेंस के आधार पर मैं इसको लिख रहा हूं, और इसी ब्रैकेट में मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। सबसे पहले नीड और डेयर, सबसे बच्चा कंफ्यूज इसमें होता है और सबसे ज्यादा बार पढ़ने का मन भी उसका यही करता है, नीड और डेयर। इसके बाद जो आपका मॉडल पूछा जाता है वो है यूज टू। बहुत क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके बाद आपका जो मॉडल है पूछा जाता है वो है मस्ट, शुड और ought to। अक्सर फिलर्स में आपको या इंप्रूवमेंट में आपको कैन और मे देखने के लिए मिल जाते हैं। क्या देखने के लिए मिल जाते हैं? कैन और मे देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा विल आप सारे ही जानते हैं, फ्यूचर को इस्तेमाल करने वाला हमारा मॉडल फॉर्म होता है, ये हम सभी ऑलरेडी जानते हैं। क्लियर है? इसके अलावा हमारे कौन कौन से मॉडल्स हैं, ठीक है? इसके अलावा देखिए हमारे इनके पास्ट फॉर्म्स हो गए। कैन का पास्ट फॉर्म जैसे कुड हो गया, मे का माइट हो गया, शुड पास्ट फॉर्म ऑलरेडी लिखा है तो इसका फॉर्म होता है शेल, जो कि प्रेजेंट फॉर्म हो गया, ठीक है? विल का पास्ट फॉर्म वुड हो गया। तो ये हमारे सारे किसकी तरह काम करते हैं? मॉडल्स की तरह काम करते हैं। दीज आर बेसिकली द मॉडल्स। मॉडल्स जो वर्ड है बेसिकली हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, और कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हैं ना मॉडल, तो मॉडल दिखाता क्या है? मॉडल कहीं ना कहीं जो हमारा सब्जेक्ट है उसके मूड को दर्शाता है, उसके मूड को दर्शाता है। ये बताता है कि कोई काम अगर हमारा सब्जेक्ट कर रहा है तो उस काम को लेकर उसका नजरिया क्या है, वो किस लिहाज से, किस पहलू से जो है उस काम को करने की कोशिश कर रहा है। इसको मैं एक आसान सेंटेंस से समझाता हूं, जरा गौर से देखेगा। अभी अगले 5 मिनट हम फंडामेंटल्स की बात करेंगे और फिर सीधे एग्जाम ओरिएंटेड जाएंगे, लेकिन पहले फंडामेंटल समझते हैं। अब फंडामेंटल्स में सबसे पहले आप समझिए कि सपोज करो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने कहा इजराइल अटैक्ड हेजबोला एंड
killed its commander। ठीक है, क्या लिखा मैंने? इजराइल अटैक्ड हेजबोला एंड किल्ड इट्स कमांडर। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपको इस सेंटेंस में कोई भी मॉडल दिखाई दे रहा है? कोई भी मॉडल आपको क्या इस सेंटेंस में दिखाई दे रहा है? आप अगर गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस पूरे के पूरे सेंटेंस में एक भी मॉडल का जिक्र नहीं है। अब मॉडल का जिक्र नहीं है तो इस वजह से हो क्या रहा है? इस वजह से हुआ ये कि जो ये बात कही जा रही है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह को अटैक किया और उसके कमांडर को मार दिया, ये बात क्या हो चुकी है? ये बात जो है फिक्स हो चुकी है। फिक्स से मेरा मतलब क्या है? इस बात को अगर मैं चेंज करना चाहूं तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। एक तरीके से ये बात जो है वो तथ्य हो गई है। ठीक है, अगर ये काम हो चुका, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, इसमें चेंजेस के कोई चांस नहीं है। यानी ये अब इजराइल के मूड पर डिपेंड नहीं करता। इजराइल अटैक कर चुका, वो मारा जा चुका, ये तथ्य बन चुका है। क्या बन चुका है? तथ्य बन चुका है। इसमें बदलाव पॉसिबल नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए अखबार में एक हेडलाइन आती है, इजराइल में अटैक हेजबोला एंड किल इट्स कमांडर। अब जो ये बात लिखी है, अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर मैंने एक मॉडल लगा रखा है। अब जैसे ही मैंने ये मॉडल लगाया, सेंटेंस का भाव बदल गया। अभी जो पावर है ना, वो इजराइल के हाथ में आ गई है। यानी अब बहुत सारी चीजें इस इजराइल के मूड पर डिपेंड करती हैं कि मान लो इसका मूड है अटैक करने का, तो शायद ये कर दे। मन नहीं हुआ, शांति रखना चाहता है, हो सकता है ना करे। अब ये मूड यस या नो वाली सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, हो सकता है करे, हो सकता है ना करे। अब यहां पर हम इसको फैक्ट नहीं कह सकते। ये जो है इसमें बदलाव हो सकता है। अगर इस सब्जेक्ट के मूड में बदलाव होता है तो आगे जो होगा वो उस पर डिपेंड करता है। और ये जो बदलाव होना दिखाया जा रहा है, उस बदलाव को, यानी वो जो मूड है उसको दिखाने के लिए यहां पर मॉडल का यूज किया जा रहा है। तो अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो दुनिया में दो तरीके की चीजें होती हैं। एक वो चीजें होती हैं जो फिक्स होती हैं, जिनको बदला नहीं जा सकता, जिनमें चेंज नहीं किया जा सकता, उनमें मॉडल्स की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि वो तो हो चुके हैं, हो रहे हैं या होएंगे, पक्का ही है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे सब्जेक्ट के मूड पर डिपेंड करती हैं कि सब्जेक्ट उस वक्त जो है उस बात को लेकर किस मूड में है, वो डिपेंड करता है। एक वक्त है कि इजराइल जो है सोच रहा है कि चलो यार अटैक कर देते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तभी क्या होता है, ईरान जो है रॉकेट दाग देता है इजराइल पर। अचानक से इजराइल का मूड जो है वो चेंज हो जाता है। अब जो मे था ना, इजराइल में अटैक हिजबुल्लाह, अब वो में नहीं रह जाता, अब वो शुड बन जाता है और लिख जाता है इजराइल शुड अटैक हिजबुल्लाह। मतलब अब तो इनको अटैक करना ही चाहिए क्योंकि इनके ऊपर खुद अटैक कर दिया। उसी तरह से अगर लगता है कि भैया और जो है परेशान किया जा रहा है, इजराइल अब ठान लेता है कि नहीं भैया मैं तो अटैक करके मानूंगा ही मानूंगा और मेरे लिए जरूरी है, नहीं करूंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तो मैं कह सकता हूं इजराइल मस्ट अटैक हिजबुल्लाह। अब इजराइल के लिए ये ऑब्लिगेशन बन चुका है, नहीं करेगा तो कुछ ना कुछ बुरा परिणाम जो है उसके लिए भुगतने के लिए उसको तैयार रहना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं मॉडल चेंज कर रहा हूं, वैसे वैसे हमारा जो सब्जेक्ट है इजराइल, उसको लेकर जो अटैक होने वाला है उसका जो मीनिंग है वो बार बार वेरी कर रहा है, बार बार चेंज कर रहा है। और ये मूड में आया हुआ बदलाव भी हम अलग अलग मॉडल से पढ़ते हैं और वही हम सीखेंगे कि जब कोई मॉडल लगता है तो वो क्या मूड सिग्निफाई कर रहा है, जब दूसरा लगता है तो क्या सिग्निफाई करता है। ये हमारे बेसिक्स एकदम क्लियर होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? ये क्लैरिटी होनी चाहिए आप सभी को। क्लियर है अभी तक? तो एक बार CL टाइप कर दीजिए। इसके बाद जो है हम सीधे सीधे मॉडल नीड और डेयर को पढ़ने की शुरुआत करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अब अगर आपको ये क्लियर है बेटा, इफ दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट अस मूव टू द मॉडल्स जो हम पढ़ने वाले हैं। जो मैं कहूं बहुत ध्यान से सुनना, बहुत फोकस के साथ सुनना। देखो,
कुछ बेसिक्स समझते हैं। सपोज करो आपका जो सब्जेक्ट है वो राम है। अब आप जानते हैं कि राम एक सिंगुलर नाउन है। अगर कोई भी मेन वर्ब लगाई जाए, कोई भी मेन वर्ब लगाई जाए, और अगर वो पहली फॉर्म में है, तो आपको पता है कि आपको एस लगाना पड़ता है। एस हम किस में लगाते हैं? मेन वर्ब में लगाते हैं। यानी एस और ईएस वाला काम हम किस में करते हैं? मेन वर्ब के साथ करते हैं। यस और नो? लेकिन अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दूं राम कैन प्ले, तो अब आप देख रहे हैं कि एक मॉडल को इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, जो कि किस नाम से है? कैन नाम से है। मैं आपसे बड़ा ही बेवकूफी वाला भरा हुआ सवाल पूछूंगा। सवाल यह है, क्या मैं इस कैन को कैंस कर सकता हूं? आप कहेंगे सर नहीं कर सकते। मैं पूछूंगा मैं इस कैन को कैंस क्यों नहीं कर सकता? तो आप शायद आंसर देने में सोचें, लेकिन अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं, हम इस कैन को कैंस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो मॉडल्स होते हैं या जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनके साथ एस लगता ही नहीं है, वो हमेशा मेन वर्ब्स के साथ लगता है। तो क्योंकि ये मेन वर्ब नहीं है तो इसके साथ एस और ईएस लगना संभव नहीं है। ये आंसर हमें क्लियर होना चाहिए। उसी तरह से अब आप पूछेंगे कि सर ये तो आपका मेन वर्ब है। बिल्कुल मेन वर्ब है। आप कहेंगे सर सब्जेक्ट तो ये भी सिंगुलर है, तो यहां पर भी क्या एस लगा दें? क्या यहां पर भी प्लेस लिख दें? तो याद रखें, जब भी आप मॉडल यूज करने लग जाते हैं, मॉडल के बाद जब भी वर्ब की फॉर्म आती है तो वो बेस फॉर्म ही आती है। कभी भी एस और यस लगता नहीं है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो आपका। एस और यस लगने की संभावना तब होती है जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और उसके डायरेक्टली बाद में वर्ब का पहला फॉर्म लगा होता है। ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, एकदम साफ होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल है। क्लियर है? तो एस यस कब लगाते हैं? जब सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद लिखते हैं पहले फॉर्म को और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है। और अगर मॉडल आ गया तो मेन वर्ब में भी एस पॉसिबल नहीं है, हेल्पिंग वर्ब में, मॉडल में तो लगता ही नहीं है। ये क्लैरिटी हमें होनी चाहिए। क्लियर है? अब देखिए दूसरी बात हमें क्या सीखनी है। दूसरी बात हमें सीखनी है, सपोज करिए मैंने एक सेंटेंस लिखा राम विल प्ले। राम विल प्ले। बहुत सिंपल सी बातें सिखा रहा हूं, इन सिंपल सी बातों से आपका पूरा नीड और डेयर क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा राम विल प्ले। अब राम विल प्ले जो आपके सामने लिखा हुआ है, आप जानते हैं राम सब्जेक्ट है, विल आपका हेल्पिंग वर्ब मॉडल है और प्ले आपका मेन वर्ब है। जब भी हम ऐसे सेंटेंसेस को नेगेटिव करते हैं, क्या करते हैं? नेगेटिव करते हैं। सपोज करिए मैंने कहा राम नॉट विल प्ले। आप कहेंगे सर आप ऐसे पढ़ा रहे हो जैसे दूसरे क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हो, ये तो चीजें हमें आती हैं। अरे भाई इन्हीं चीजों से निकलेंगे वो क्वेश्चन। तुम्हें अभी ये आसान लग रहे हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन दूंगा ना और कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसके पीछे, तो तुम कहोगे सर कॉन्सेप्ट तो यही लग रहा था, राम विल नॉट प्ले। अब आपको सुनने में ही बता दोगे सर ये तो गलत है, ये वाला राइट है। मैं आपसे पूछूं कि जब आप कह रहे हो कि राम विल नॉट प्ले राइट है, तो क्यों कह रहे हो? ऐसा क्यों? ऐसा आपने क्यों सोचा? सुनने में बढ़िया लग रहा है इसलिए? आपको आदत है ऐसा सुनने की इसलिए? बिल्कुल ऐसा आंसर हो सकता है, लेकिन इसका सही कारण यह है कि जब भी हम क्या कहते हैं, जब भी हम किसी चीज को नेगेटिव करते हैं नॉट या नेवर से, तो जो नॉट और नेवर की पोजीशन होती है वो हमेशा मेन वर्ब के पहले होती है। कहां होती है? मेन वर्ब के पहले होती है। नॉट और नेवर की पोजीशन हमेशा मेन वर्ब के पहले होती है, मॉडल से पहले या हेल्पिंग वर्ब से पहले नॉट और नेवर नहीं लगाए जा सकते। यह हमारी पहली बात थी जो हमें सीखनी थी। यह हमारी दूसरी बात है जो हमें सीखनी है। यह हमारी पहली बात थी जो हमें सीखनी थी, दूसरी बात हमारी यह है जो हमने सीखनी है। आई होप सभी सीख चुके होंगे। बहुत बच्चों वाली बातें हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत गहरा हम सीखेंगे, ध्यान से सुनते हुए चलना। अब जरा तीसरी छोटी बात सीखते हैं। अंग्रेजी भाषा क्या कहती है? अंग्रेजी भाषा कहती है कि दो तरीके के सेंटेंसेस बनते हैं पॉजिटिव। एक सेंटेंस बनता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं है, जैसे आई प्ले। अब ये आई प्ले है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सीधा सब्जेक्ट है और मेन वर्ब है। यस और नो? अग्री करते हो? और एक सेंटेंस बनता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे आई विल प्ले। यस और नो? आसान सी बात है।
एक सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, एक ऐसा होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब होता है, बच्चों वाली चीजें हैं। लेकिन अगर हमें किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव करना है, ये सारे सेंटेंसेस क्या है, पॉजिटिव हैं, इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो इसको नेगेटिव कर रहा हो। सर नॉट, नेवर कुछ नहीं दिखाई दे रहा हमें यहां पर। तो जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उसमें कुछ स्थितियां ऐसी होंगी जहां पर आपको सब्जेक्ट और मेन वर्ब दिखेगा, हेल्पिंग वर्ब दिखेगा ही नहीं, और कुछ स्थितियां ऐसी होंगी जहां पर आपको सब्जेक्ट भी दिखेगा, मॉडल मेन हेल्पिंग वर्ब भी दिखेगा और मेन वर्ब भी दिखेगा। लेकिन इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लेना कि अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव हो रहा है, कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो जब आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा तो कभी भी ऐसी संभावना हो ही नहीं सकती कि वहां पर हेल्पिंग वर्ब ना हो। वी कैन नॉट मेक नेगेटिव सेंटेंसेस विदाउट हेल्पिंग वर्ब। हम जो है नेगेटिव सेंटेंसेस बना नहीं सकते बिना हेल्पिंग वर्ब के। अब ये दूसरा वाला है, इसमें तो पहले से ही हेल्पिंग वर्ब था, तो इसका नेगेटिव बनाना तो बच्चों का खेल हो गया। आई विल नॉट प्ले हमने लिख दिया, लेकिन जो पहला सेंटेंस था उसमें हेल्पिंग वर्ब था ही नहीं, और हम अगर इसको आई नॉट प्ले लिख दें तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने नॉट तो लगा दिया लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ऐसी सिचुएशंस में जहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है हम यूज करते हैं किसका, डू, डज और डिड का। ये आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं सिखा रहा हूं आपको क्योंकि ये चीजें आपको काम आएंगी। डू, डज और डिड का काम करते हैं। प्रेजेंट है तो आई के साथ प्रेजेंट में क्या लग जाता है, डू लग जाता है, तो आप लिखेंगे आई डू नॉट प्ले। क्लियर है? तो हमने क्या सीखा कि जो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, उनमें हमें हेल्पिंग वर्ब लेना ही है। एक बच्चा कह रहा है आई एम नॉट, एम का इस्तेमाल कभी नहीं करते। एम का इस्तेमाल तभी होगा जब पॉजिटिव सेंटेंस में एम का इस्तेमाल है। अगर नेगेटिव कर रहे हो, क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो एम कभी नहीं लग सकता, डू लगेगा, डज लगेगा और डिड लगेगा। ये हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। आई डू नॉट प्ले, ये हमने तीसरी बेसिक बात जो है यहां से सीख लेनी है, और ये हमें काम आएगी जब हम नीड और डेयर पढ़ेंगे। चौथी बेसिक बात हमें क्या सीखनी है, चौथी बेसिक बात हमें यह सीखनी है कि जब हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई कॉल्ड टू इनवाइट माई फ्रेंड, आई कॉल्ड टू इनवाइट माई फ्रेंड। यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि इस सेंटेंस में आई आपका सब्जेक्ट है और कॉल्ड आपका हेल्पिंग वर्ब है। कॉल्ड क्या है आपका, सॉरी कॉल्ड आपका क्या है, मेन वर्ब है। कॉल्ड आपका क्या है, मेन वर्ब है। ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आपकी नजर जब इस पर जाएगी, टू इनवाइट, क्योंकि इनवाइट करना भी एक एक्शन है, तो आपको ये लग सकता है कि ये भी तो वर्ब है। लेकिन हमें पता होना चाहिए, मैं क्लास में कई बार पहले बता भी चुका हूं कि जब हम टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो वो क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव कहलाता है। क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव कहलाता है। और इसको हम वर्ब नहीं मानते। वर्ब जब हम कह रहे हैं तो या तो वो हेल्पिंग वर्ब है या वो मेन वर्ब है। अब ये तो मेन वर्ब है ही, ये तो मेन वर्ब है ही, तो अगर ये मेन वर्ब है तो ये मेन वर्ब नहीं हो सकता। अगर मैं सेंटेंस को ऐसे लिखूं, आई कॉल्ड इनवाइट माय फ्रेंड, तो आप कहोगे सर आप सस्ता नशा करके आए हो, यस और नो कहोगे ना। कहोगे सर आपने कॉल्ड और इनवाइट साथ में क्यों लिख दिया, कैसे संभव है कि एक ही सब्जेक्ट के साथ आप दो वर्ब लगा रहे हो बिना कंजंक्शन के, पॉसिबल ही नहीं है, देखने में ही गलत मालूम पड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो, तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए ग्रामर क्या करती है कि पहले वाले को तो मेन वर्ब मान लेती है और बाद वाले को क्या बना देती है, इन्फिनिटिव बना देती है। बाद वाले को क्या बना देती है, इन्फिनिटिव बना देती है। आई कॉल्ड टू इनवाइट माई फ्रेंड, आपको क्या समझना है कि इसे जो है मेन वर्ब का दर्जा प्राप्त नहीं है। मेन वर्ब आपका कौन सा रहने वाला है, यही रहने वाला है। ये चौथी चीज जो है आपने समझनी है। ये चौथी चीज आपको क्या होनी चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अगर क्लियर है, ये चारों एलिमेंट्स क्लियर हैं, तो आप नीड और डेयर के लिए तैयार हैं। आसान से आसान, कठिन से कठिन सवाल आ जाए आप ऐसे सॉल्व कर देंगे, अगर ये चारों बातें जो है आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर है। CLA एक बार टाइप कर दो, CL, और फिर बताओ मुझे।
चले सर, इंग्लिश को हिंदी में कैसे समझें? देखो, जितना हमें समझने की ज़रूरत है उतना हम समझ सकते हैं, जितना हमें समझने की ज़रूरत है उतना हमें ऑलरेडी समझ में आता है, एक्स्ट्रा उससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। पूरा लाइन टू लाइन हिंदी निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो काम भी नहीं आएगी। अगर आपने पूरा कोर्स देखा है ना, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि सारा खेल जो है यहाँ पर हिंदी का है ही नहीं, यहाँ पर खेल है कॉन्सेप्ट्स को समझने का, पहले रीड करने का। जितना हम कॉन्टेक्स्ट निकाल पा रहे हैं उतना हम निकाल पाएँ, वही क्लियर है। ठीक है, अब देखो ज़रा ध्यान से सुनना कि जो हमारा नीड वर्ड होता है, इसको हम कहते हैं मॉडल ऑफ नेसेसिटी। मॉडल ऑफ नेसेसिटी मतलब ये ज़रूरत बताता है। नीड का मतलब ही ज़रूरत होता है कि आई नीड सम मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। और जो डेयर होता है वो हमारा मॉडल ऑफ करेज होता है। डेयर क्या करता है? साहस का परिचय देता है कि हाउ डेयर यू, तुम्हारे अंदर इतना साहस कैसे आया। ठीक है, तो यहां पर हमें पहले यह समझने की जरूरत है कि नीड जो है हमारा मॉडल ऑफ नेसेसिटी भी है और मॉडल ऑफ करेज भी है। अब देखो हमें क्या समझना है, हमें एक चीज और समझनी है। जो हमें समझना है बेटा वो क्या है? मॉडल ऑफ नेसेसिटी भी है, मॉडल ऑफ करेज भी है, लेकिन हमें साथ में यह भी समझना है कि ये जो नीड और डेयर है ये मॉडल का काम तो करते ही हैं, ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं। कभी तो ये मेन वर्ब बन जाते हैं, कभी ये मॉडल बन जाते हैं, कभी ये मेन वर्ब का काम करने लग जाते हैं, कभी ये मॉडल का काम करने लग जाते हैं। तो अब पता कैसे चले सबसे पहले कि ये मेन वर्ब है या मॉडल है? तो मैं 2-4 सेंटेंसेस लिख रहा हूं, उससे आपको आइडिया होने लगेगा सेंटेंस को देखते ही कि नीड और डेयर मॉडल का काम कर रहे हैं मेन वर्ब का। जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिखा, मैंने कहा he need work hard। बहुत ध्यान से सुनना, he need work hard। दूसरा, he does not need money। ठीक है, he will dare to come here। चौथा, we need to study। they dare challenge us। यहां पर मैंने 5 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। ठीक है, और इन 5 सेंटेंसेस का एक ही काम है। इन 5 सेंटेंसेस का क्या है? एक ही काम है। ये आपको एक ही चीज समझाने के लिए लिखे हुए हैं कि कैसे हम सेंटेंस को देखकर ये पहचान पाएंगे कि नीड कहां पर मेन वर्ब है, कहां पर हेल्पिंग वर्ब है। सबसे पहले इसके लिए आपको सब्जेक्ट पकड़ना है। सबसे आवाज कम कर दो। सबसे पहले हमें क्या करना है? इसके लिए सब्जेक्ट जो है वो पकड़ना है। सब्जेक्ट यहां पर ही है, ही वी दे। अब देखो ही के बाद क्या लिखा है? नीड लिखा है। ठीक है, और नीड के बाद क्या लिखा है? वर्क लिखा है। अब देखो ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। हमें पता है 2 वर्ब साथ में आ नहीं सकते। अब 2 वर्ब साथ में नहीं आ सकते तो क्या हुआ? तो हुआ ये होगा कि ये वाला नीड तो होगा हेल्पिंग वर्ब और ये वाला वर्क होगा मेन वर्ब। ठीक है, क्योंकि 2 वर्ब तो साथ में आ नहीं सकते, लेकिन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब साथ आ सकते हैं। 2 मेन वर्ब साथ में नहीं आ सकते, तो ये नीड होगा हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल होगा, ये क्या होगा? मेन वर्ब होगा। ये हमें समझना चाहिए। अब दूसरे सेंटेंस में जाओ, ही डज नॉट नीड मनी। यहां पर हम कई तरीके से पता कर सकते हैं कि नीड क्या है। पहला तरीका मैंने आपको बताया कि जब भी हम नॉट लगाते हैं तो नॉट की जो पोजीशन होती है वो मेन वर्ब से पहले होती है। कहां होती है? मेन वर्ब से पहले होती है। जैसे आप देख रहे हो ये नीड से पहले नॉट लगा हुआ है, हाँ या ना? ये नीड से पहले नॉट लगा हुआ है,
तो इस नॉट को देखकर हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि ये नीड मेन वर्ब है। एक दूसरा तरीका और है, अगर ये नीड मॉडेल होता, अगर ये नीड मॉडेल होता तो ये हेल्पिंग वर्ब होता। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये डस क्या है? ऐसा तो होगा नहीं कि दो हेल्पिंग वर्ब लग जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब तो एक ही होगा ना, हेल्पिंग वर्ब तो एक ही होगा। तो अगर ये डज हेल्पिंग वर्ब है तो ये मॉडेल वैसे ही नहीं हो सकता। मॉडेल कहां आता है? सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आता है, लेकिन यहां तो पहले से ही एक वर्ब दिख रहा है, तो पहले से एक वर्ब दिख रहा है तो इसका मॉडेल होना संभव नहीं है, ये मेन वर्ब होगा। आ जाइए तीसरे वाले में। अब आप देख रहे हैं ही विल डेयर टू कम हियर। अब ये डेयर क्या है? अगर ये डेयर मॉडेल होता तो फिर ये विल क्या है? विल मॉडेल है, क्योंकि ये लगा है सब्जेक्ट के बाद में, तो ये मॉडेल हो गया, ये आपका क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। उसी तरह से आप देखिए वी नीड टू स्टडी। अब आपको समझना है कि इस सेंटेंस में, अब आप जानते हैं ये टू स्टडी वर्ब तो नहीं है, ये तो इन्फिनेटिव है। अब अगर ये इन्फिनेटिव है तो आपको सेंटेंस में कोई और वर्ब दिखाई दे रहा है? नहीं, अकेला नीड है। अगर अकेला नीड ही है तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो मेन वर्ब के बिना आता नहीं है। तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसका मेन वर्ब कहां है? तो इसका मतलब है यही मेन वर्ब होगा, तो ये मेन वर्ब हो गया। इसी तरह से आप देखिए दे डेयर चैलेंजस। अब देखो डेयर भी क्रिया है, चैलेंज भी क्रिया है, तो अब दोनों तो मेन वर्ब हो नहीं सकते, तो क्या होगा? बाद वाला मेन वर्ब होगा, पहले वाला हेल्पिंग वर्ब होगा। इन तरीकों से जो है आप बड़े आसानी से पहचान लेंगे नीड और डेयर जो है वो आपके मॉडेल कब हैं और नीड और डेयर आपके जो है मेन वर्ब कब हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो एक बार एकदम शांति से बैठ जाओ, बिल्कुल चुपचाप, और पैर चलाना बंद करो। क्लियर है? चौथा वाला वी नीड टू स्टडी। टू स्टडी क्या हो गया? इन्फिनेटिव हो गया। टू स्टडी क्या हो गया? इन्फिनेटिव हो गया। अगर ये इन्फिनेटिव है, ये सब्जेक्ट है, क्या सेंटेंस सब्जेक्ट और इन्फिनेटिव से बन जाता है? नहीं बनता। हम जानते हैं कि हर सेंटेंस को बनने के लिए एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब चाहिए होता है, लेकिन ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा इन्फिनेटिव, रह क्या गया? मेन वर्ब रह गया। तो ये नीड मेन वर्ब ही होगा ना, तो नीड क्या होगा? मेन वर्ब होगा। ऐसे हमें समझना है। जो पहली बार बेसिक से पढ़ रहे हैं उनको थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, लेकिन जैसे जैसे मैं एग्जांपल लेकर आऊंगा वैसे वैसे क्लैरिटी बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जरा गौर से सुनिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपके सामने क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम में वो देखते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, द गवर्नमेंट need to bring some reforms in the aviation sector. The government need to bring some reforms इन द एविएशन सेक्टर। आपके पास कैसे सवाल आएंगे? लेवल 1 से ये सवाल आएगा, द गवर्नमेंट नीड टू ब्रिंग सम रिफॉर्म्स इन द एविएशन सेक्टर। आपको कुछ नहीं करना, आपका पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करो जो वर्ब दिया जा रहा है वो मॉडेल है या मेन वर्ब है। कैसे आइडेंटिफाई करो? अब देखो गवर्नमेंट आपका सब्जेक्ट है, नीड लिखा है, नीड के बाद क्या है? टू ब्रिंग है। टू ब्रिंग क्या हो गया? इन्फिनेटिव। ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपका इन्फिनेटिव। क्या सेंटेंस बन जाएगा? नहीं बनेगा। हर सब्जेक्ट, हर सेंटेंस को बनने के लिए सब्जेक्ट और मेन वर्ब चाहिए होता है, तो ये नीड क्या होगा? मेन वर्ब होगा। कैसा होगा? मेन वर्ब होगा, है ना। अब अगर ये मेन वर्ब है तो हमें पता होना चाहिए कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और आगे मेन वर्ब लिखा हुआ है तो उस मेन वर्ब के साथ हमें क्या लगाना पड़ता है? एस लगाना पड़ता है। लिखेंगे द गवर्नमेंट नीड्स to bring some reforms in the aviation sector। लिखेंगे the government needs to bring some reforms in the aviation sector। उसी तरह से देखिए मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग दे पाऊं। मैंने इसी सवाल को लिखा the government needs bring some change या some reforms in the aviation sector।
मैंने क्या लिखा? द गवर्नमेंट नीड्स ब्रिंग सम रिफॉर्म्स इन द एविएशन सेक्टर। अब अगर आप लॉजिक देखेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आप बिल्कुल ब्लैंक स्लेट है। आपने क्वेश्चन को देखा, आपने देखा ये गवर्नमेंट आपका सब्जेक्ट है। अब आपको नीड को आइडेंटिफाई करना है, नीड क्या है। आपने नीड देखा, उसके बाद ब्रिंग देखा, तो ब्रिंग भी आपने वर्ब पढ़ा हुआ है, ब्रिंग बॉट वर्ब्स होते हैं, तो ये वर्ब है। अब अगर ये वर्ब है तो ये वर्ब कैसे हो सकता है मेन वर्ब? तो ये वर्ब है, क्योंकि टू तो लगा नहीं है। अगर टू लगा होता तो ये इन्फिनिटिव होता, टू है नहीं, तो इसका मतलब है ये मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है तो मेन वर्ब से पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है, यानी ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मॉडेल है। हेल्पिंग वर्ब भी मॉडेल होता है। अगर ये मॉडेल है तो हम जानते हैं मॉडेल के साथ हम एस और एस लगाते नहीं है। यहां पर नीड्स नहीं होना चाहिए, यहां पर नीड होना चाहिए। यहां पर क्या होना चाहिए? नीड होना चाहिए। द गवर्नमेंट नीड ब्रिंग सम रिफॉर्म्स इन द एविएशन सेक्टर। द गवर्नमेंट नीड ब्रिंग सम रिफॉर्म्स इन द एविएशन सेक्टर। आपको सुनने में ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सही है। क्लियर है? हम ऐसे ही लिखेंगे। तो आपके साथ दो गेम होंगे लेवल 1 पर। पहला गेम ये वाला, आपको मेन वर्ब दे देंगे, एस नहीं लगाएंगे। दूसरा गेम ये वाला, आपको मॉडेल दे देंगे, एस लगा देंगे। आपका काम सिर्फ इतना है, देखना कि जो लिखा है वो मॉडेल है या मेन वर्ब है। कैसे? यही दो सिंपल से तरीके हैं। हालांकि इस सेंटेंस को भी ऐसे सही किया जा सकता है, जैसे लिखा है ना, द गवर्नमेंट नीड्स ब्रिंग। आप चाहो तो यहां पर नीड्स लिखा रहने दो, यहां पर टू लगा दो, तो ये इंफिनिटिव बन जाएगा, तब भी सही हो जाएगा। लेकिन आपको दो सवाल पूछे ऐसे ही जाएंगे। अब देखो, एक बच्चा पूछ रहा है सर ब्रिंग्स लगाओ, तभी तो मैं कहता हूं तो मेरी बात को ध्यान से सुनता ही नहीं हो। एक बच्चा कह रहा है कि सर ब्रिंग्स नहीं लगाएंगे यहां पे। अरे मेरे भाई, कैसे ब्रिंग्स लगा दोगे? क्या सिखाया मैंने तुम्हें? क्या सिखाया था? क्या लगा देते मॉडल के बाद एस लगाते हैं कभी? क्या मॉडल के बाद, यस और नो में आंसर करो सारे। क्या हम जब मॉडल लिखते हैं तो उसके बाद वर्ब में, चाहे हमारा सब्जेक्ट कैसा भी हो, क्या एस और यस लगाते हैं? लगाते हैं क्या? नहीं लगाते। लगाते ही नहीं, तो ब्रिंग्स कैसे लिख दोगे? वो तो मॉडल है ना, ब्रिंग्स कैसे लिख दोगे? और टू के बाद भी बेस फॉर्म आता है, तो टू के बाद तो एस लगाने का वैसे ही मतलब नहीं बनता। बात समझ में आ रही है ना? सारा खेल कॉन्सेप्ट का है। अगर तुम इसकी हिंदी करने चले गए तो तुम्हारे एग्जामिनेशन की ऐसी तैसी हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों के मतलब क्या है? सेम है। कहां गया? इन दोनों के मतलब क्या है? सेम है। इन दोनों के मतलब अलग अलग नहीं है, दे हैव सेम मीनिंग। बस ग्रामेटिकल कॉन्टेक्स्ट का अंतर है। हिंदी करके आंसर आएगा ही नहीं। अब मैं यहां पे नहीं रुकूंगा, मैं बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा, तुम्हारे दिमाग में छाप दूंगा इस कॉन्सेप्ट को। उसकी चिंता मत करो, बस जो मैं देने की कोशिश कर रहा हूं बिना घबराए सुनो और समझो उस बात को। आंसर अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? अब देखो आगे बढ़ते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, द एजेंट dares enter the premises to collect essential information. The agent dares enter द प्रीमाइसेस टू कलेक्ट एसेंशियल इंफॉर्मेशन। कुछ नहीं करना, जैसे नीड है वैसे ही डेयर है। अपना दिमाग का इस्तेमाल करो और सबसे पहले पहचानो ये डेयर है क्या। क्या ये मेन वर्ब है? क्या ये हेल्पिंग वर्ब है? तो अगर आपने देखा तो आप डेयर के बाद एंटर देख रहे हैं। एंटर, एंटरिंग आपने सुना होगा। तो भैया आईएनजी जिनका बनता है वो वर्ब फॉर्म्स होते हैं, तो ये वर्ब है। अब ये वर्ब है, अगर ये मेन वर्ब है तो ये बेचारे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो ये क्या होगा? ये मॉडल होगा। अगर ये मॉडल है तो फिर भाई एस क्यों लगा रहे हो? मॉडल में तो एस लगता नहीं है। डेयर लिखो, लिखो द एजेंट डेयर्स एंटर द प्रीमाइसेस टू कलेक्ट एसेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है? क्लियर है? उसी तरह से आप देखिए, मैंने यहां पर लिखा द एजेंट डेयर टू एंटर द प्रीमाइसेस to collect essential information। ठीक है?
अब आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी, सेंटेंस को देख के ही पता चलने लग गया होगा कि मैं यहां पर क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर द एजेंट डेयर टू एंटर, अब आपने पहचानना है कि भाई डेयर है क्या। आपने देखा डेयर लिखा है, बाद में क्या है, टू एंटर। टू एंटर क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। अगर ये इन्फिनिटिव है, ये सब्जेक्ट है, मेन वर्ब तो दिख ही नहीं रहा, इसका मतलब क्या है, यही मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहां डेयर्स आना चाहिए। क्लियर है? अभी तक जो सिखाया है अगर एकदम क्रिस्टल क्लियर है, सीएल टाइप करके दो सारे के सारे, एवरीबडी। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो जरा ध्यान से सुनो, अब कुछ करामाती बच्चों ने याद कर लिया होगा, बाद में देखूंगा इन्फिनिटिव तो लगा दूंगा एस, बाद में नहीं देखूंगा इन्फिनिटिव तो नहीं लगाऊंगा एस। उन्होंने याद कर लिया, उन्होंने मतलब नहीं समझा, उन्होंने लॉजिक नहीं समझा, उन्होंने याद कर लिया होगा। तो भाइयों अगर तुमने याद कर लिया है तो ये जरूर ध्यान रख लेना, जैसे मान लो अगर ऐसे सेंटेंस आ जाए, मान लो ऐसा सवाल आ गया तो तुम पता चला डेयर के चक्कर में घूमते रह गए। तुमने कहा अच्छा सर ने बोला था डेयर पता करना है ना, बाद में इन्फिनिटिव लिखा है, अगर इन्फिनिटिव है ये आपका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट ये इन्फिनिटिव, तो ये मेन वर्ब होगा, इसमें एस लगा के चलते हैं। अरे भाई कैसे लगा दोगे एस, क्योंकि ये तो मेन वर्ब है, और मेन वर्ब में एस तब लगता है जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ एस लगता नहीं है। सेंटेंस क्या है ये, सही है। तो याद रख लेना, देख लेना सब्जेक्ट को कि सब्जेक्ट आखिर कहीं प्लूरल तो नहीं है, प्लूरल है तो वहां एस लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है, ऑलरेडी ऐसे ही लिखा जाता है। हम लिखते हैं ना बॉयज प्ले, बॉय प्लेज। बात समझ में आ रही है ना, क्लैरिटी है, क्लियर है? तो एक बार सीएल टाइप करके दो। मैं सारे पॉसिबिलिटीज लेकर चल रहा हूं जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी। चलिए अब देखो लेवल 2 पे आपके सामने क्या आएगा, लेवल 2 पर आपके सामने क्या आएगा जरा सुनिए। मैंने कहा द कम्युनिटी डज नॉट need seek donations through foreign, ठीक है, द कम्युनिटी डज नॉट नीड सीक डोनेशंस थ्रू फॉरेन रूट। ये सेंटेंस जो है वो लिखा हुआ है, द कम्युनिटी डज नॉट नीड सीक डोनेशंस थ्रू फॉरेन रूट। अगर आप लॉजिकली पढ़ेंगे, गौर से देखेंगे, तो देखो मैंने आपको सारी चीजें बेसिक में ही समझा दी थी। अगर आपने उस बेसिक को ध्यान से सुना था ना, तो ये भी हलवा सवाल है आपके लिए। क्यों हलवा सवाल है? जैसे ही आप नॉट को देखेंगे तो आपके दिमाग की बजेगी घंटी, दिमाग की बजेगी घंटी, तो आप बोलेंगे ये तो मेन वर्ब है। आप नॉट ना देख पाए, मान लीजिए घंटी ना बजे दिमाग की, लेकिन इस कम्युनिटी को देख के घंटी जरूर बजेगी कि ये सब्जेक्ट है। जब इस कम्युनिटी को देख के घंटी बजेगी तो कम्युनिटी के बाद तुम डज देखोगे। अब डज अगर हेल्पिंग वर्ब, डज अगर वर्ब है, वर्ब ही ऑब्वियसली बात है, तो ये मेन वर्ब तो हो नहीं सकता। तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये वैसे ही हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता। इसका मतलब है चाहे ऐसे पकड़ लो तब भी ये मेन वर्ब है, चाहे ऐसे पकड़ लो तब भी ये मेन वर्ब है। अब देखो ये हेल्पिंग वर्ब हो गए भाई साहब, ये मेन वर्ब हो गए, इन्होंने अपना परिवार कर लिया पूरा। अब इनको किसी की जरूरत नहीं है बाहर के बंदे की, इन्होंने बना लिया अपना पूरा कॉम्बिनेशन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का। लेकिन इस बेचारे को, ये लेफ्ट ट्रायंगल में सीक को छोड़ गए बेचारे को अकेला, ठीक है। अब ये सीक भी क्या है, वर्ब है। अब सवाल है कि भाई तुमने तो परिवार बसा लिया, अब इसको अकेला क्यों छोड़ दिया?
तो हमें पता है ऐसा कोई स्ट्रक्चर संभव ही नहीं है। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब वर्ब की तो जगह ही नहीं बची, अब वर्ब की तो जगह ही नहीं बची। जगह बची है तो किसकी बची है? इसको बना डालो इन्फिनेटिव, इसको बना डालो क्या? इन्फिनेटिव बना दो। और जैसे ही इसको इन्फिनेटिव बना दोगे सेंटेंस सही हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और इन्फिनेटिव, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और इन्फिनेटिव। आपका आंसर जो है वो क्लियर हो जाएगा। डज नॉट सही लिखा हुआ है। द कम्युनिटी डज नॉट नीड टू सीक डोनेशन थ्रू फॉरेन रूट। कम्युनिटी को जरूरत नहीं है डोनेशन लेने की फॉरेन रूट के सहारे। देखो तुम्हें एक ही काम करना है, हेल्पिंग वर्ब सही लगा है, मेन वर्ब सही लगा है, इन्फिनेटिव सही लगा है। इन तीनों चीजों को पकड़ के रखना है, जहां कमी दिख रही है उसी को सही कर देना है, वही आपका आंसर है। क्या कमियां हो सकती हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। रोहन डिड नॉट dare enter that haunted building. Rohan did not dare enter that haunted building. Rohan did not dare enter that haunted building. अब आप सेम लॉजिक को यहां पे लगाइए, जो लॉजिक ऊपर लगा है ना सेम लॉजिक लगाइए। आइडेंटिफाई करिए कि आखिर कौन सी चीज क्या है, उसका रोल क्या है सेंटेंस में। स्टेप बाय स्टेप चलें। देखो रोहन हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। अब हमारा काम क्या है? इस डेयर को पहचानना है, किसकी आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी का पहला हिंट हमें देता है ये नॉट, जो बताता है कि ये मेन वर्ब होगा। आइडेंटिटी का दूसरा हिंट हमें देता है डिड, जो कहता है मैं हेल्पिंग वर्ब हूं। अगर मैं हेल्पिंग वर्ब हूं तो तुम तो हेल्पिंग वर्ब हो नहीं सकते, तुम मेन ही वर्ब होगे। अब ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, इन्होंने भी अपना परिवार पूरा कर लिया। तो ये बेचारा जो एंटर रह गया, इससे पहले आप क्या लगा दीजिए? टू लगा दीजिए और सेंटेंस जो है वो आपका कर दीजिए इन्फिनेटिव बना दीजिए। अपने आप क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। घुमा फिरा के अगर अपने कॉन्सेप्ट्स को ढंग से डेवलप किया जाए, एग्जामिनर के पास मौका हो ही नहीं सकता उस कॉन्सेप्ट को भेदने का। यहां पर वो बच्चे घूमेंगे जिन बच्चों ने याद किया हुआ है, ठीक है, कि जिन बच्चों ने रट्टा मारा हुआ है नीड और डेयर का। और जो बच्चे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, स्ट्रक्चर को नहीं देखेंगे, उनके लिए यह सवाल निकालना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि सही भी वही मीनिंग देगा, गलत भी वही मीनिंग देगा। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आंसर आना संभव नहीं होगा। अगर ये क्लियर है तो एक बार मुझे CL टाइप करके दे दीजिए एवरीबॉडी प्लीज। बिल्कुल क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं जरा। अब क्या होगा कि एग्जामिनर इसके भी पार जाने की कोशिश करेगा। In the near future, humans will
डेवलप अ नीड फॉर ऑर्गेनिक मैटर। कहा जा रहा है आगे आने वाले भविष्य में जो इंसान है उसको ज़रूरत महसूस होने लगेगी ऑर्गेनिक चीज़ों की, ये कहा जा रहा है, जो नेचुरल है उनकी ज़रूरत होने लगेगी। अब आपके सामने ऐसा सवाल भी आ सकता है, वो आपको चकरा देगा, जो आप सीख कर आए हो ना उस पर सवाल उठा देगा। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आप सीख कर आए हो, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। कैसे क्लियर है? देखो, आपने देखा इन द नियर फ्यूचर तो प्रपोजिशनल फ्रेज है, ह्यूमंस आपका सब्जेक्ट है, विल आप जानते हो मॉडल है, मॉडल के बाद आता है मेन वर्ब, यानी इनका परिवार हो गया पूरा, इनका परिवार हो गया पूरा। अब इनका परिवार हो गया पूरा तो यहां तो ना तो नीड में हेल्पिंग मॉडल हो सकता ना मेन वर्ब हो सकता। तो अब आप कहोगे कि सर यहां पर टू लगा दो, यही तो सीखा, यही तो रट्टा मारा, जिसने रट्टा मारा होगा वो टू ही लगा देगा। यहां पर आपको ऐसा नहीं करना। कारण क्या है कि ये जो लिखा है ये इन्फिनिटिव नहीं है। नीड जो है एक नाउन का भी काम करता है। किसका काम करता है? नाउन का भी काम करता है। और जब ये नाउन का काम करेगा तो मैंने आपको बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि जब भी कोई नाउन सिंगुलर हुआ, एक जरूरत है तो नीड है, कई जरूरतें हैं तो नीड्स है। अगर नाउन सिंगुलर होगा तो अपने पहले आर्टिकल लेकर आएगा। ये आर्टिकल जो है वो ये दिखा रहा है कि ये नीड जो है ना तो वर्ब मॉडल की कैटेगरी का है ना मेन वर्ब की कैटेगरी का है, ये एक नाउन फॉर्म है। और अगर ये नाउन फॉर्म है तो इसको ऐसे ही लगे रहने दीजिएगा, टेंशन मत करिएगा, सेंटेंस के साथ छेड़खानी मत करिएगा, जबरदस्ती टू वहां पर लगाने की कोशिश भी मत करिएगा। अगर आर्टिकल लगा हुआ है नीड से पहले तो नीड जो है नाउन की तरह एक्ट जो है कर रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर भी हो सकता है एरर कहीं और दिया हो, लेकिन आपका वो पार्ट जो है वो गलत नहीं है। क्लियर है? उसी तरह से मैंने कहा the opponent will call a dare on the new boxer. The opponent will call a dare on the new boxer. जो यहां पर लॉजिक है वही लॉजिक यहां पर भी है। आप पढ़ेंगे तो विल आपका मॉडल है, कॉल आपका मेन वर्ब है, इनका परिवार पूरा हो गया। आप ए देख के घबराइएगा नहीं, ये ए सबूत है कि ये डेयर जो है वर्ब का काम कर ही नहीं रहा, ये आपका क्या है? ये नाउन है। ठीक है, एक डेयर हो गए, कई डेयर्स हो गए, ये किसका काम कर रहा है? नाउन का जो है वो काम कर रहा है। ये आपको जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आई होप ये आपको एकदम साफ हुआ होगा। अगर क्लियर है तो एक बार जो है CL जो है वो टाइप कर दीजिए। चलिए, ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है नीड और डेयर का। इसकी भी एक असाइनमेंट शीट जो है आपके पास आज अपलोड हो जाएगी। 3 तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। कल से डाउट सेशन भी लेना मत भूलिएगा। मैं आपको टाइम बता दूंगा एक बार कि डिसाइड करके कि क्या टाइम होगा। अभी मैं शाम को 7 बजे का सोच रहा हूं। ठीक है, तो वो डाउट सेशन भी, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो वो भी आप कंसिस्टेंट लगाना शुरू करिए। चाहता हूं एग्जाम से पहले आपके डाउट्स भी जो हैं वो एकदम क्लियर होने चाहिए, साफ होने चाहिए। उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है। कल के क्लास में हम सीखेंगे 4 मॉडल्स को। एक यूज टू सीखेंगे, इसके अलावा हम सीखेंगे हमारा मस्ट, शुड और ओट टू। मस्ट, शुड और ओट टू। क्लियर है? एक चीज और मैं जाते जाते भी बता दूं, आपकी जो 8 और 11 वाली क्लास है उसको आप पेड बैच की ही क्लास मानकर चलिए। उन क्लासेस को जब मैं डिज़ाइन करता हूं, ये सोचकर डिज़ाइन करता हूं कि मेरे पेड बैच के बच्चों को जब रीडिंग प्रैक्टिस चाहिए और जब मॉक वाली प्रैक्टिस चाहिए तो वो कैसे दी जा सकती है। तो इसीलिए वो 11 और 8 वाली क्लास का लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एग्जामिनेशन को, ऑब्वियसली बात है टारगेट बैच में है तो आप टारगेट ही कर रहे होंगे, बीच में कमी नहीं आनी चाहिए, रिजल्ट बेहतरीन चाहिए, कंसिस्टेंट चाहिए, अच्छा होना चाहिए। क्लियर है? चलिए मिलते हैं, पढ़ते रहिए, घबराइए नहीं, जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करिए, रिजल्ट जो है आपको ज़रूर मिलेगा।
थैंक यू वेरी मच।